Assalamu alaikum students. बेटा today's topic is salt and properties of salt. Salt के बारे में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस इन दोनों के मुश्तरका असर से वजूद में आने वाली चीज़ को हम सिंपली साल्ट का नाम दे सकते हैं। यानी इसके अंदर बेस का मेटेलिक पार्ट और एसिड का नॉन मेटेलिक पार्ट दोनों मिले तो सॉल्ट बनता है। उसके अलावा हम सिंपली इसको कह सकते हैं दिस इज अ आयनिक कंपाउंड। साथ में हम इसके एक और चीज़ का इजाफा कर सकते हैं, दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल हम इस हिसाब से कहेंगे कि ना उसके ऊपर एसिडिक इफेक्ट होता है ना ही उसके ऊपर बेसिक इफेक्ट होता है। सो सॉल्ट को हम सिंपली कह सकते हैं साल्ट्स और आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद अ बेस। जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ इससे पहले 2 से 3 दफ़ा इस चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो मैंने कहा था इस चैप्टर में 4-5 दफ़ा ये चीज़ रिपीट होगी। सो जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। एक्चुअली वहाँ न्यूट्रलाइजेशन का ही प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास साल्ट और दूसरी चीज़ वाटर, 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ये अक्सर एक तरफ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी। अब बेटा कभी भी एक साल्ट की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल NaCl, ये ऐसा साल्ट है जिससे सारे पे मिल लेना है, अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इसका फार्मूला बड़ी दफ़ा पड़ा हुआ है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की सिंपली बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, HCl एक एसिड, दोनों को हमने रिएक्ट करवाया, हमारे पास NaCl साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बेटा देखें इस साल्ट के अंदर 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। आप देखेंगे जो इसका पॉजिटिव आयन है यानी मेटालिक पार्ट है वो आपने बेस से लिया था, जबकि इसका नॉन मेटालिक पार्ट या नेगेटिव पार्ट जो है वो आपने एसिड से लिया था। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट साल्ट्स। अब बेटा डिफरेंट जो है मेटल और एसिड का रिएक्शन करवा के उन्होंने मुख्तलिफ साल्ट वगैरह प्रोड्यूस किए हुए हैं। हम इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं साल्ट आर आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। हम क्रिस्टलाइन को किस तरह डिफाइन करेंगे, ये चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हैं, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनके अंदर एटम आयंस रेगुलरली अरेंज हों, उन सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एक्चुअली सोडियम क्लोराइड के अंदर आयन जो सोडियम और क्लोरीन के हैं ये बड़े प्रॉपर वे में एक दूसरे के साथ क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को सिंपली क्रिस्टलाइन फॉर्म का ही नाम देंगे और इसकी नेचर आयनिक होती है, यानी इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। आप इसके एग्जांपल भी 9th क्लास के अंदर आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ चुके हुए हो। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्टली ये पॉइंट भी आप 4th चैप्टर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ चुके हो कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे उन्होंने NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 और बॉइलिंग पॉइंट 1413 सेल्सियस मेंशन किया हुआ था 9th क्लास के अंदर भी। सो यहाँ से हमें पता चला साल्ट्स आर सिंपली हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये आयनिक नेचर के होते हैं। बट इससे अगली चीज़ जो है वो इसके बारे में है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? इसके अंदर 2 वर्ड हैं, पहले आप उनके ऊपर गौर करें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? ये एक प्योरिफिकेशन या सेपरेशन मेथड होता है जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को सोल्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं। लेट्स सपोज हमने साल्ट के अंदर कोई चीज़ें ऐसी मिक्सअप है, उनमें से उस साल्ट को स्पेसिफाई को ही सेपरेट करना है। सबसे पहले हम इसको वाटर के अंदर मिक्सअप करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा उस सारे के सारे वाटर को वेपोरेट करेंगे, जो बाकी चीज़ हमारे पास बच जाएगी साल्ट की फॉर्म में, तो वो प्योर फॉर्म में भी होगी। और दूसरा हम इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। सो जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे इंटेंगल्ड हो जाते हैं, अटक जाते हैं, उसके अंदर ही मतलब मौजूद रहते हैं। इस चीज़ को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम दे लेते हैं। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी कंपाउंड की शेप के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इनमें 2 एग्जांपल आपकी बुक पे दिए हुए हैं, कॉपर सल्फेट और दूसरा मेरे पास कैल्शियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल, उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम जिप्सम कहते हैं, जिसको सीमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बेटा आपने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। इसको हम जब हीट अप करते हैं तो ये पहले 5 फिर 1 फिर 0 की तादाद में भी आ जाता है एंड सो ऑन।
लास्ट चीज़ इसके बारे में है कि सार बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर ऑफ आयंस और एक नंबर ऑफ चार्जेस। मैं इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं साल्ट जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज तो इक्वल हो सकता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके अंदर आयंस की तादाद इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको राइट करके देता हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इससे बनने वाला हम सोडियम साल्ट की बात करें Na2SO4 की, तो अगर हम इसको आयोनाइज करें तो ये आयोनाइज होगा 2Na प्लस SO4 -2। बेटा नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। सपोज किया कि ये ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे 2 सोडियम यानी 2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए और एक सल्फेट आयन यानी नेगेटिव आयन वाला एक आयन प्रोड्यूस हुआ। तो आयन की तादाद यहाँ पे इक्वल नहीं है, पॉजिटिव आयन की तादाद 2 है और नेगेटिव की 1 है। जबकि अगर हम चार्जेस की बात करें तो बेटा चार्जेस होता है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो +2 चार्ज आएगा, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फिर -2 चार्ज आएगा। तो चार्जेस इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ आयंस इक्वल नहीं है। जबकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये इक्वल हो भी सकते हैं। NaCl की एग्जांपल ले लें, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव आयन है, जबकि जो चार्जेस हैं उनकी तादाद भी इक्वल है। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़ भी इस चैप्टर में, इनको भी आपने लॉन्ग के तौर पे याद करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।